इस व्हाट्सअप में हूँ अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। ओके, तो इससे पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने ग्रोथ की बातें कर ली थी और आज के सेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। सो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई। ठीक है, ओके, एक मिनट मैं यहाँ से पेन चूज कर लेता हूँ ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ सारी चीज़ें। राइट, चलो चूज कर लिया मैंने। हुआ? हाँ, हो गया। चलो, तो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई। रिप्रोडक्शन का अगर अपन बेसिक सा सेंस निकाले ना तो ओनली एंड ओनली प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स या फिर प्रोजेनी। ठीक है, तो जो भी नए इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, किसी पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वही वही क्या कहलाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक सी बात है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका किस टाइप से रोल है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोजेनी या फिर न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, वो एक्चुअली में पता है, वो एक्चुअली में मोर या फिर लेस सिमिलर होगा पेरेंट्स से। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का एक्चुअली मतलब जो होता है यहां पर तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ही होता है ना भाई। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिवीजन करेगा और अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में यहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स की जो बात है वो तो हमने ग्रोथ में की है। नंबर ऑफ सेल्स को तो हमने एक ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर माना है। ठीक है, ठीक है भाई, दो कैरेक्टर हमने देखे थे ग्रोथ के अंदर कि इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज, और दूसरा कैरेक्टर इंक्रीज इन नंबर। दे बोथ आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी सिर्फ क्या हुआ भाई, ये भी सिर्फ हमारा रिप्रोडक्शन भी क्या हुआ, ये रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है या फिर सेम है ग्रोथ के साथ। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस एंड सेम। ठीक है, सो इसके वजह से हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास वो होनी चाहिए जो कि हर तरीके से यूनिवर्सल हो। ठीक है, उस डेफिनेशन में, उस कैरेक्टर में हम कोई भी भेदभाव ना कर सके, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो मतलब हो। राइट, सो दो टाइप के हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। पता है, देखो नॉर्मल सा डेफिनेशन तो सबको मालूम है क्या है। ठीक है, लेकिन यहां पर बेसिक सी बात यह है इनका डिफरेंस समझना। ठीक है, अब मैं सवाल उठाऊंगा, मैं बोलूंगा, सवाल नहीं मैं बोलूंगा आपसे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमेट फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमेट फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो सर ये फिर अंतर क्या हुआ? तो यहां पर ये अंतर होता है कि यहां पर गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहां पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी गैमेट का फ्यूजन अगर हो गया ना तो वो कंडीशन अपने पास आ जाती है सेक्सुअल की। समझ पा रहे हो? और अगर गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ तो इसका मतलब बिना देखे हुए आप बोल दो कि यस इट इज एसेक्सुअल। राइट, सो ये बेसिक सा डिफरेंस है, ये सबको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे का क्या चीज है, आगे का कंडीशन है आपकी एनसीईआरटी किताब में चार ये पॉइंट दिए गए हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है भाई, क्योंकि एकदम बहुत तगड़े तरीके से इसको पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही देख लो, आगे और भी हम लोग जब कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बहुत सारे चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए तो इतना रखो, इतना पढ़ लो। ठीक है, तो देखो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू एक मेथड है, एक मेथड बाय बडिंग के थ्रू है, एक मेथड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है, और एक मेथड ट्रू रीजनरेशन है। ठीक है, ओके, ये सारे मेथड हैं यहां पर अभी फिलहाल में दिए गए हैं आपको, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल स्पोर्स मतलब छोटे 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 स्पोर्स होंगे और इन स्पोर्स के थ्रू क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, नए इंडिविजुअल्स बनेंगे, प्रोजेनिस बनेंगी। ठीक है, और ऐसा कंडीशन होता है एल्गे और फंजाई में। जब आप देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जू स्पोर, ऊ स्पोर, ये सब मिलेंगे। ठीक है, ओके, बेसिडियो स्पोर, ये सारी चीजें मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टाइप के जिसमें ऊगैमी होगा,
ऐसे, ठीक है। ओके, वैसे ऊगैमी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। चलो बाद में ये सब समझना, अभी फिलहाल में इतना ये ध्यान दे लो, ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ये आपका रिप्रोडक्शन होता है, और ऐसा कंडीशन होता है आपका एल्गे और फंजाई के अंदर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट वाला मेथड है हमारे पास बडिंग। तो बडिंग के अंदर ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। देखो ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, कोई ईस्ट है, और इसके ऊपर छोटा सा बड हो जाता है। अब यही बड बाद धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, यही बड धीरे धीरे बड़ा होता है, और उसके बाद बड़ा होने के बाद ये फिर इससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम हाइड्रा के अंदर भी कंडीशन होता है। तो ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है ना बड, इसी यही है बड, ठीक है, इसी बड से नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो यही इस मेथड को भी अपन बडिंग बोल देते हैं, आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर ले और उनका हर एक पार्ट क्या हो जाता है, फिर एक नए इंडिविजुअल में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, तोड़ के नया बनाना, ठीक है, तोड़ के नया बनाना, ठीक है। सो इन फिलामेंटस फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, इनमें होता है। अभी फिलहाल के लिए गाइस इसको रट लो, बहुत डीप सेंस है इनका, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रू रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन में क्या है भाई, ट्रू रीजनरेशन में प्लेनेरिया। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसके अंदर मान लो कोई बॉडी का आपका जो पार्ट है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, लॉस्ट हो गया, और उसके बाद वो रीजनरेट करेगा और नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ट्रू रीजन। ये है मेथड आपका, एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस टाइप, और ये होता है प्लेनेरिया में। लेकिन कभी कभी आप घर में अपने छिपकली को मारने के लिए दौड़ते होगे, ठीक है, मारते होगे, उसकी पूंछ कट जाती होगी, लेकिन वो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। क्या उसको हम ट्रू रीजनरेशन बोल देंगे? यस, दैट इज रीजनरेशन, बट दैट इज नॉट अ ट्रू रीजनरेशन, राइट। ट्रू रीजनरेशन का मतलब हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कि एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे भी बने, लेकिन यहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, जब छिपकली की सिर्फ और सिर्फ पूंछी वापस रिजनरेट हो रही है, ठीक है। सो उस कंडीशन को हम लोग बच्चों बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस, एंड एपीमॉर्फोसिस इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलैक्सिस इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू रीजनरेशन इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड only regeneration is not a method of asexual reproduction, right? So epimorphosis is not a method of asexual reproduction। और इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली में, देखो बॉडी पार्ट तो लॉस्ट हो रही है और रिजनरेट हो रही है, किस लिए? तो रिपेयरिंग के लिए और रीगेन के लिए, ठीक है, उस शेप को वापस से रिपेयर करने के लिए, उस टिश्यू को वापस से रिपेयर करने के लिए और रीगेन करने के लिए, ठीक है। इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आया क्या? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस टाइप में, राइट। सबसे पहला एग्जांपल अपने पास होता है इसका स्टारफिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर लिजार्ड, मैंने बोला ही छिपकली, राइट। सो ये चीज है। तो ये इतनी बातें हमारी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से हमें बस इतना पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन इज ओनली एंड ओनली कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग हम नहीं बोल दे रहे हैं, बोल सकते हैं व्हाई, बिकॉज अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का केस स्टडी करें तो उसके अंदर एक्चुअली में सेल्स का नंबर ही तो इंक्रीज हो रहा है जब सेल डिवाइड हो रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं? सेल डिवीजन से। तो एक्चुअली में नंबर ही इंक्रीज कर रहा है ना सेल का। और हमने ग्रोथ में ये देख चुका है, ठीक है, देख चुके हैं हम लोग ये ग्रोथ में कि increase in number of cells, ठीक है, increase in number and increase in mass are the twin characteristics of growth। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन, एक और कैरेक्टर खत्म। आगे की बात करते हैं। अगला कैरेक्टर अपने पास क्या आ जाता है यार? अगला कैरेक्टर अपने पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म। ये भी बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब मैं अब आपको तीसरी बार इसका डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। एक बार सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया, फिर दूसरे वाले लेक्चर में भी बताया, अब इस तीसरे वाले में तो मेटाबॉलिज्म टॉपिक ही आया, तो इसमें तो डिस्कस कर ही लेते हैं अपन अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म, एक बार फिर से सुन लो। सो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी, ठीक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, इन आवर बॉडी मतलब कि हमारे बॉडी में भी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बॉडी में जितना भी किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका सम टोटल, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, बोल देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म आपकी दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म में, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होती है ये मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो इट ऑकर्स इन, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं। इट ऑकर्स इन both unicellular and multicellular organism, both unicellular and multicellular organisms। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों में होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, लेकिन ध्यान से देखो बच्चा, यहां पर कॉन्क्लूजन आ जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आप आइसोलेटेड, ठीक है, सेपरेट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, सपोज दैट किसी बॉडी में हो रहे रिएक्शंस को आप आइसोलेट करके उसको बॉडी के बाहर अगर कंसीडर करो, बॉडी के बाहर उसकी स्टडी करो, तो उस रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, उन रिएक्शन को क्या बोलोगे। फॉर एग्जांपल में आपकी जो यहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो रिएक्शंस करवाई जाती हैं, ठीक है, ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी में जो रिएक्शन करवाई जाती है, स्पर्म को ले लिया जाता है, ओवा को ले लिया जाता है, ट्यूब में उसको फ्यूज करवाया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर ये जो प्रोसेस है, ऐसे सब प्रोसेस है, इसके अंदर आप क्या कहोगे इन रिएक्शन को, तो इसके अंदर इन रिएक्शंस को आप पता है आप कहोगे लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, ये ना ही तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ना ही ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या है, ये है लिविंग रिएक्शन। क्या समझ में आया सबको, यस और नो। ठीक है, तो इतनी बात है। सो कभी भी अगर आपके सामने आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी की बात अगर आ जाए तो आप सीधे सीधे क्या बोल दोगे, लिविंग रिएक्शन। समझ में आया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म सब ऑर्गेनिज्म में होता है, दोनों यूनिसेलुलर में भी और हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी। ठीक है, रिएक्शन टूटते हैं, जुड़ते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। तो इसीलिए बच्चा पार्टी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्या समझ में आया, तो ये है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। अगला एक और कैरेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, एक और कैरेक्टर, आज शायद कैरेक्टर्स तो खत्म ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अगला कैरेक्टर अपने पास आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। एक्चुअली में सेल जो है हमारा वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इस बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से ही स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बेसिक हम बोल भी दे रहे हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले जो चीज बनी होगी वो क्या बनी होगी, वो सेल बनी होगी, राइट। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल होगा तो उनको हम लोग बोल देंगे यूनिसेलुलर। ठीक है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल होंगे तो उनको अपन बोल देंगे क्या, मल्टी सेलुलर, राइट। सो अब उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, अब देखो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो इंडिपेंडेंट रहता है भाई, एकदम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी होती है। जो मन वो खा सकता है, जैसे मन वैसे रह सकता है, जैसे मन अपने जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है उसके वैसे उसको परफॉर्म कर सकता है, एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहती है उसकी धरती पर, हमारे पृथ्वी पर, राइट। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है क्या, जरा सोच के देखो, बिल्कुल नहीं होती है, राइट। सो ये चीज होती है। ठीक है, ओके। अब यहां पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्चुअली में देखो प्रोसेस क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, टिश्यू होता है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया, ठीक है, कि भैया हमने जब बोल दिया कि सेल जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसका मतलब अगर सेल से कम जितनी चीजें सेल में होती हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, ठीक है, सो
उनके कंटेंट से कम अगर कुछ भी है तो वो कंप्लीटली लिविंग नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप वायरस को देख लो, वायरस के अंदर क्या पूरे सेल के कंटेंट हैं? नहीं है, ठीक है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है, राइट। सो उसको हम क्या कंप्लीटली लिविंग मान रहे हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो वो है, ये बात यहां पर लिखी गई है आपकी, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये बात हो गई यहां पर, राइट। सो वी नो दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होता ही है, ठीक है, ठीक है भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता ही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर देखो कितने अच्छे तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, राइट, ठीक है। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देख लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का भी शेप होता है एक, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शेप होते हैं, ठीक है। आपका आप अभी आगे प्लांट किंगडम वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको एक एल्गा मिलेगा, ठीक है, एक एल्गा मिलेगा अम्ब्रेला शेप का, ठीक है, वो एकदम यूनिसेलुलर है। देखो वो यूनिसेलुलर है, आखिर में है एक ही सेल, लेकिन उसका शेप है वो एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनिक डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल फिर बाद में फर्दर जाके ऑर्गेनाइज जरूर होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सेल्स यूनिसेलुलर लेवल पर, मतलब एक ही सेल को ऑर्गेनाइज होगा, एक ही सेल ऑर्गेनाइज होगा, और कुछ सेल मल्टी सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइज होंगे। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।